बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मुल्क यमन में एक कबीला तय था जो अपने एक शख्स की वजह से बहुत मशहूर हो चुका था और वो अपने कबीले की शान बन चुका था। लोग उसकी घर घर, करिया करिया, मुल्कों मुल्कों गुफ्तगू करते थे। उसकी सखावत अपना एक नाम बना चुकी थी। कबीले के लोग उसकी दरिया दिली और सखावत की धूम मचाते होते थे। कोई तारीफ करे ना करे, उसके काम ऐसे हो चुके थे कि दुश्मन भी उसकी तारीफों से रह चुका हो, बल्कि दुश्मन भी उसकी तारीफों के पुल बांध दे। अपने तो अपने, पराए भी उसके अपने हो चुके थे। हर तरफ उसकी दरिया दिली और उसकी सखावत की धूम थी। उसके दर पर जो भी सवाली आता खाली न लौटता, और अगर कोई शख्स 10 बार भी आ जाए और अपनी हाजत ले जाए तो वो 11वीं बार भी अपने माथे से एक बल और एक शिकन दिखाए बगैर उसको चीजें दे देता था। ये शख्स हातम ताई के नाम से मशहूर था। उसके पास एक कीमती अरबी नस्ल घोड़ा था। ये घोड़ा बहुत ही तेज रफ्तार था। हातम ताई उस घोड़े से बहुत प्यार करता था, उसकी बहुत हिफाजत करता। हातम ताई की तरह उसके घोड़े के दूर दूर चर्चे थे। लोग उसके घोड़ों को देखने दूर दूर का और मीलों का सफर करते। यही बातें और यही चीजें रूम के बादशाह के पास पहुंची और रूम के दरबार में उसकी गुफ्तगू हुई। एक दिन बादशाह ने हातम ताई के बारे में सवाल कर लिया, और बादशाह ने जैसे ही सवाल किया सारा दिन उसकी बातें होती रही। हातम ताई की सखावत, उसकी दरिया दिली की ऐसी बातें हुई और साथ उसके कीमती घोड़े का जिक्र भी हुआ कि वो अपनी मालूमात और इस तरह की चीजें और उसके घोड़े की तारीफें बहुत हुई। एक मसाहिब ने कहा, हातम ताई अपने घोड़े से बेपनाह मोहब्बत करता है, वो उसे एक पल भी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देता। दूसरे मसाहिब ने कहा, ये दुरुस्त है कि हातम ताई बहुत दरिया दिल है, मगर उसे अपने घोड़े से बहुत प्यार है। अगर कोई शख्स उससे उसका घोड़ा मांगे तो वो हरगिज न देगा। अब तीसरा मसाहिब बोला, तुम्हारे ख्याल गलत है, हातम ताई तो इस कदर सखी है, अगर कोई उसे जान भी मांगे तो वो इनकार ना करे, फिर भला घोड़े की क्या औकात है। बादशाह रूम ने इन बातों पर बड़ा गौर किया और गौर करके सुनकर कहने लगा, इसने हातम ताई के किस्सों को इतना संजीदा लेना शुरू कर दिया कि उसकी बातें सुन के खुश भी होता। वो हातम ताई के घोड़े की बहुत तारीफें सुन रहा था, इसलिए उसने घोड़े का देखना अपने आप के लिए एक मंजिल को बना लिया। उसने अपने दोस्तों को कहा, ये लोग जो इतनी तारीफें कर रहे हैं तो वो उस घोड़े की है जो उसका अपना है और वो सखी भी मशहूर है। लेकिन ये नहीं बता रहा था वो लोगों को कि उसको भी इश्तियाक हो चुका अब उसका घोड़ा देखने का। दरबार में शोर जोर और हातम ताई की सखावत के और उसके घोड़े के बातें सारा दिन चलती रही। इतनी चली कि अचानक शाह रूम बोल उठा, तुम लोगों को बातें आती हैं, मगर जब तक आप किसी को आजमा न लें उसके बारे में राय कायम करना अक्लमंदी नहीं बल्कि बेवकूफ़ी की नहीं जाती है। दरबारियों ने चौंक कर शाह रूम की तरफ देखा। बात तो इसकी सच्ची थी। आज तक उससे किसी ने हातम ताई को आजमा कर नहीं देखा था, सिर्फ सारे दरबार ने बातें ही सुनी हुई। वो सब सोचने लगे और ये बातें फर्जी किस्से न बन के रह जाएं, इस गुमान में गुम होने लगे। एक बार उसे आजमा कर देख लेना चाहिए, अगर हातम ताई वाकई सखी और दरिया दिल है तो पता चल जाए। अब बादशाह, क्योंकि उसके दिल में इश्तियाक था उस घोड़े को देखने का, वो इनकी तरफ मुतवज्जो हुआ और उसने ही इसका हल दिया कि शाह रूम ने कहा, हम चाहते हैं कि कुछ लोग हातम ताई के पास जाएं और उससे उसका अजीज जान घोड़ा मांगे। अगर हातम ताई वाकई सखी हुआ तो अपना घोड़ा दे देगा, और अगर किस्से कहानियां हुई तो साफ इनकार कर देगा। दरबारियों को शाह रूम की ये बात पसंद आई। वो घोड़ा हासिल करने के लिए हातम ताई के पास जाने के लिए तैयार हुए। पहले तो वजीर आजम तैयार नहीं था, लेकिन बाद में उसने कहा कि मैं खुद अपने हमरा चंद दरबारियों को लेकर जाऊंगा। वो सब बर्क रफ्तार घोड़ों पर सवार हुए, हातम ताई की तरफ रवाना हुए। सारा दिन सफर करने के बाद जब शाम को अंधेरा छाने लगा, उन्होंने दूर से एक शहर की आसार दिखाई देने पर हौसला अफजाई की बातें आपस में शुरू कर दी। दिन भर की सफर और थकन के बाद इनको भूख भी खूब सता रही थी। इसी दौरान हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई और वो लोग बारिश में सफर करते हुए हातम ताई की हवेली तक पहुंच गए। उस वक्त रात का एक खास पहर निकल चुका था। बारिश में शिद्दत भी पैदा हो गई थी। बादल खौफनाक आवाज से गरज रहे थे। फिर देखते ही देखते बारिश ने हाल इख्तियार कर। ऐसे खतरनाक मौसम में हातम ताई के लिए मेहमानों का खाना बनाना दुश्वार होता चला जा रहा था, मगर वो जरा भी परेशान नहीं हुआ। इसने फौरन अपने खादमों को उठाया और एक जानवर ज़िबा करवाया, फिर उसे भूनकर खादमों के साथ मिलकर मेहमानों के साथ दस्तरखान पर बिछा दिया और उन्हें खाने का हुक्म दिया। इन्होंने बड़ी रग़बत से वो खाना खाया। हातम ताई अपने मेहमानों की खातिर मदारत के लिए बहुत खुश हो रहा था। वो खुद भी आज खादमों के साथ इनकी मेहमानदारी में शामिल था। जब खाने से फारुग हुए तो उसने आने का मकसद पूछा।
وزیر اعظم نے کہا ہم اس وقت بہت تھک چکے ہیں، اپنے مقصد کو صبح بتائیں گے۔ اور وہ رات کو بڑے سکون سے سوئے۔ صبح ناشتہ کر کے وزیر نے کہا ہم نے آپ کے قیمتی گھوڑے کی کافی شہرت سنی ہے، ہم آپ سے وہ گھوڑا لینے آئے ہیں۔ یہ سن کر حاتم طائی کافی افسوس ملتے ہوئے بولا میرے عزیز مہمانوں، اگر تم بہت دیر نہ کرتے تو میں آج تمہیں وہ گھوڑا دکھا دیتا۔ وزیر نے اپنے ساتھیوں کی طرف، اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ حاتم طائی یہ دیکھ کر بولا میرے عزیزو ایسی بات نہیں ہے، گھوڑا دینے سے اور دکھانے سے انکاری نہیں ہوں، مگر جب آپ رات کو آئے طوفانی بارش ہو رہی تھی، یہ ممکن نہیں تھا کہ میں اپنی چراگاہ سے کوئی جانور منگواتا، اور میرے پاس کوئی اور جانور نہیں تھا، اور جانور منگوا کے ذبح کر کے آپ کے سامنے پیش کرنا میری مجبوری تھی، کیونکہ آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی، تھکاوٹ بھی بہت تھی اور آپ سفر کر کے آئے تھے۔ اس وقت میرے پاس یہ قیمتی گھوڑا ہی موجود تھا، چنانچہ میں نے اپنے اسی گھوڑے کو ذبح کر کے تمہاری ضیافت کر دی۔ یہ بات بھی گوارا کر سکتا تھا کہ میں گھوڑا بچا لیتا اور تم لوگوں کو کوئی اور کھانے کی چیز پیش کر دیتا، لیکن یہ میرے طبیعت کے مطابق نہیں تھی اور مجھے یہ گوارا نہیں تھی۔ میرے مہمان رات بھر بھوکے رہیں یا کچھ فضول چیز کھائیں، اس لیے میں بہت شرمندہ ہونے سے بچنے کے لیے اپنے گھوڑے کی قربانی دی۔ وزیر اور درباری یہ بات سن کر حیران رہ گئے۔ ان کی آنکھوں میں حاتم طائی کے لیے محبت کے چراغ جل اٹھے۔ کتنا عظیم شخص تھا وہ، جس نے اپنے مہمانوں کی ضیافت کے لیے اپنا قیمتی گھوڑا بھی ذبح کر دیا۔ وزیر نے سنتے ہی یہ کہا آپ بلا شبہ سخاوت کے دریا ہیں، لوگ یوں ہی آپ کی تعریفیں نہیں کرتے، بلکہ آپ کی تعریف کرنی ہی چاہیے کیونکہ آپ قابل تعریف ہیں۔ پھر وہ سب حاتم طائی سے رخصت ہو کر روم روانہ ہو گئے۔ جب انہوں نے دربار میں جا کر بادشاہ روم کو ساری حقائق بتائی تو اس کے دل میں حاتم طائی کے لیے بہت زیادہ محبت بڑھ گئی اور وہ بے اختیار بول اٹھا واقعی حاتم طائی قابل تعریف انسان ہے۔ خواتین و حضرات، یہاں پر جہاں ہم حاتم طائی کی مختلف تعریفیں اور بادشاہ روم اور اس کے وزیروں کی حقائق کو بیان کر رہے تھے، وہاں پہ ایک چیز واضح کر دی گئی شیخ سعدی کی اس حقائق میں کہ کبھی بھی سخی کی ہوا بری نہیں ہوتی، اس کا نظریہ، اس کی سوچ، اس کا عمل برا نہیں ہوتا، اس کے مخالفین اس کے اپنے ہو جاتے ہیں، اس کا رویہ سخاوت کی بنا پر دوسروں کو بھی اپنا بنا لیتا ہے، اور یہ اسلام کی بنیادی اقدار میں شامل ہے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک دنیا کے جتنے بھی اسلامی سخی لوگوں کو دیکھیں گے یا نان اسلامک کو بھی دیکھیں گے، سخاوت ایک ایسا عمل ہے جو مسلمان یا غیر مسلم کے ساتھ مشترک نہیں، جو بھی سخی جہاں پہ بھی ہوگا وہ اپنی شہرت کو دوام دے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہماری آج کی حقائق کو پسند کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر